चलिए बच्चों, नेक्स्ट जूलॉजी। कल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में तीनों का डाइजेशन बताया था। अब बच्चों यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड हमने बताई थी। दिस वन इज ग्लैंड एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन से संबंधित ग्रंथियां। नंबर वन, हियर इज सेलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। ये बच्चों हमने बताया था, इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए भी होता है। 1 से 1.5 लीटर पर डे सलाइवा का सिक्रीशन, 2 हार्मोन लाइसोजाइम एंड सेलिवरी एमाइलेज। फिर उसके बाद दूसरी आती है बच्चों गैस्ट्रिक ग्लैंड। एक गैस्ट्रिक ग्लैंड है और फिर है बच्चों इंटेस्टाइनल ग्लैंड। 3 ग्लैंड, टाइनल ग्लैंड। उससे पहले बाइल जूस के बारे में भी हमने बताया था। 2 सॉल्ट और 2 पिगमेंट उसमें होते हैं, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, बिलीरुबिन, बिलीवर्टिन। 4 चीजें उसमें पाई जाती हैं। सेलिवरी ग्लैंड 3 टाइप की बताई थी बच्चों, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी, पैरोटिक ग्लैंड। डेली सिक्रीशन तीनों की डक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, किससे ज्यादा सिक्रीट होता है, ये सब पॉइंट यहाँ पर आ गए थे। अब उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों गैस्ट्रिक ग्लैंड। सेकेंड ग्लैंड, दिस वन इज गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पर होती है बच्चों? गैस्ट्रिक स्टमक में होती है। सेकेंड ग्लैंड, दिस वन इज गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पर होती है? स्टमक में होती है। सपोज दिस वन इज माउथ, देन इसोफेगस, देन स्टमक। स्टमक की वॉल में यहाँ पर ये खूब सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। आमाशयी ग्रंथि कहते हैं, इसके सिक्रीशन को गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, आमाशयी रस कहते हैं। आमाशयी रस में 3 जूस हमने बताए थे बच्चों, पेप्सिन, रेनिन और HCl। HCl केवल एसिडिक मीडियम बनाता है, इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव बनाता है और भोजन के संग आए हुए बैक्टीरिया को मारता है। HCl का केवल इतना काम है। फिर दूसरे उसके बाद पेप्सिन और रेनिन 2 और यहाँ पर सिक्रीशन होते हैं। अब एक गैस्ट्रिक ग्लैंड, दिस वन इज 3 टाइप की, हियर इज ग्लैंड होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 टाइप की होती हैं। हियर इज 3 टाइप्स यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। नंबर वन, फर्स्ट टाइप गैस्ट्रिक ग्लैंड, दिस वन इज कार्डियक ग्लैंड, जो कार्डियक स्टमक के पास लगी रहती है, इसको कहते हैं कार्डियक ग्लैंड। फिर थोड़ा सा नीचे पाइलोरिक ग्लैंड, PYLORIC, पाइलोरिक ग्लैंड। और तीसरी जो मेन ग्लैंड है, दिस वन इज कॉल्ड फुंडिक ग्लैंड, FUNDIC, फुंडिक ग्लैंड। ये यहाँ पर कार्डियक पार्ट होता है, ये पाइलोरिक पार्ट होता है, ये फंडिक पार्ट होता है। ये कार्डियक, ये पाइलोरिक और ये फंडिक पार्ट। कोई अगर पूछे स्टमक का कौन सा भाग सबसे एक्टिव होता है, तो आपको फंडिक बताना है। कौन सी इस गैस्ट्रिक ग्लैंड की कौन सी ग्लैंड सबसे एक्टिव होती है, तो फुंडिक ग्लैंड यहाँ पर सबसे एक्टिव होती है। अब मेन 2 ग्लैंड से तो बच्चों यहाँ पर म्यूकस सिक्रीट होता है। दिस वन इज इट सिक्रीट MUCOUS। अगेन हियर इज म्यूकस। म्यूकस बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है बच्चों, बहुत जगह यहाँ पर भी सेलिवरी ग्लैंड से भी म्यूकस सिक्रीट होता है, इनसे भी म्यूकस सिक्रीट होता है। यहाँ पर बहुत सारे ग्लैंड है, इनसे भी म्यूकस सिक्रीट होता है। म्यूकस बच्चों इसके अंदर एक लेयर बनाता है पूरी भोजन नली में, जो हमारे स्वयं के एंजाइम से हमारे जो फ्लैशी पार्ट है उसको डाइजेस्ट करने से बचाता है। म्यूकस एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, इम्पोर्टेंट लेयर होती है, जो हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड से हमारे इंटेस्टाइन वॉल को डाइजेस्ट होने से बचाता है। अगर म्यूकस लगातार यहाँ पर HCl सिक्रीट होता है, तो जो म्यूकस की लेयर डैमेज हो जाती है, जब म्यूकस की लेयर डैमेज हो जाती है तो ये HCl डायरेक्ट टिश्यू तक पहुंचने लगता है, फिर यहाँ पर अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है। अल्सर तभी बनता है जब म्यूकस की लेयर डैमेज हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर इन दोनों ग्लैंड से म्यूकस सिक्रीट होता है और सबसे एक्टिव पार्ट है बच्चों फुंडिक ग्लैंड। और फुंडिक ग्लैंड में कितने टाइप की सेल्स होती है बच्चों, ध्यान रखना है। जैसे हमने सेल्स बताया था यहाँ पर, वहां पर जब हमने एंजाइम का नाम बताया था, पेप्सिन किससे सिक्रीट होता है, HCl किससे सिक्रीट होता है, रेनिन किससे सिक्रीट होता है, तो यहाँ पर सेल्स का नाम आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट है बच्चों चीफ सेल, CHIEF, चीफ सेल, मेन सेल होती है बच्चों चीफ सेल। सेकंड पैराइटल सेल, PARIETL, पैराइटल सेल।
जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के सेल्स हैं। तीसरा है गॉबलेट सेल, GOBLET, गॉबलेट सेल। और चौथी है यहाँ पर, इसको कहते हैं जो अर्जेंटिफिन सेल। दिस वन इज अर्जेंटिफिन, FFIN, अर्जेंटिफिन सेल। चार टाइप की सेल से बच्चों गैस्ट्रिक ग्लैंड बनी। एक तो गैस्ट्रिक ग्लैंड का ध्यान रखना है स्टमक के रीजन के अनुसार। जो कार्डियक स्टमक होता है वहां पर कार्डियक ग्लैंड, जो पाइलोरिक स्टमक होता है वहां पर पाइलोरिक ग्लैंड, और जो फुंडिक स्टमक होता है वहां पर फुंडिक ग्लैंड। अगर कभी कभी एक दो बार स्टूडेंट ने पूछा कि स्टमक का कौन सा भाग सबसे एक्टिव होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, आपको बताना है फुंडिक पार्ट। कौन सी ग्लैंड सबसे ज्यादा एक्टिव होती है? फुंडिक ग्लैंड। और फुंडिक रीजन भी आपको स्टमक का ध्यान रखना है, फुंडिक ग्लैंड भी जहां पर ज्यादा पाचन होता है। अब चीफ सेल से बच्चों यहाँ पर सीक्रेट होता है पेप्सिन एंड रेनिन। इससे सीक्रेट होता है नंबर 1 पेप्सिन। हम यहाँ पर एक्टिव फॉर्म लिख रहे हैं, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होता है पेप्सिनोजन। और सेकंड है यहाँ पर रेनिन, RENNIN, मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन। बच्चों चीफ सेल, दूसरा नाम ऑक्जेंटिक सेल भी बोला था हमने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेप्सिन कौन सी सेल से सीक्रेट होता है। चीफ सेल को ऑक्जेंटिक सेल भी बोला था। सेकंड पैराइटल सेल, इससे बच्चों एक चीज तो निकलता है HCl, और दूसरा बच्चों एक इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है, इसको कहते हैं कास्टल इंटेंसिव फैक्टर। जो कास्टल इंटेंसिव फैक्टर है भोजन में विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। दिस वन इज कास्टल इंटेंसिव फैक्टर, CASTLE, कास्टल इंट्रिंसिक, कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। ये बच्चों सीक्रेट होता है पैराइटल सेल से। पैराइटल सेल से HCl एंड कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। ये वर्ड बच्चों ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन है, और यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उसके बाद गॉबलेट सेल से, जैसे यहाँ पर सीक्रेट हो रहा है, दिस सेल सीक्रेट ओनली म्यूकस। अब आ गया बच्चों अर्जेंटिफिन सेल। अर्जेंटिफिन सेल से सीक्रेट होता है यहाँ पर बच्चों दिस वन इज गैस्ट्रिन सिक्रेटेड कोलेस्टोसिन हार्मोन। ये हार्मोन सीक्रेट होता है। अब यहाँ पर गैस्ट्रिन, TRIN, दूसरा सिक्रेटिन, SECRETIN, तीसरा कोलिसिस्टोकाइनिन, CCK कहते हैं, कोलिसिस्टोकाइनिन, CCK। ये तीनों हार्मोन हैं, अभी हम हार्मोनल कंट्रोल भी बताएंगे। तो ये तीन हार्मोन जो भोजन के पाचन से संबंधित है, तीनों के तीनों हार्मोन अर्जेंटिफिन सेल से सीक्रेट होते हैं। तो बच्चों गैस्ट्रिक ग्लैंड में इतना पार्ट आपको ध्यान रखना है। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पर होती हैं? स्टमक की दीवार में। और गैस्ट्रिक ग्लैंड तीन टाइप के होते हैं, कार्डियक ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड, फुंडिक ग्लैंड। कार्डियक और पाइलोरिक से म्यूकस सीक्रेट होता है, और फुंडिक ग्लैंड में चार टाइप की सेल होती हैं, चीफ सेल पेप्सिन एंड रेनिन, और फिर पैराइटल सेल HCl एंड कास्टल इंटेंसिव फैक्टर। थर्ड गॉबलेट सेल, इससे म्यूकस सीक्रेट होता है। फोर्थ अर्जेंटिफिन सेल, इससे गैस्ट्रिन सिक्रेटिन CCK हार्मोन सीक्रेट होता है। तो बच्चों यहाँ पर ये हो गया कास्टल इंटेंसिव फैक्टर, और किससे सीक्रेट होता है बच्चों? पैराइटल सेल से। एंड दिस कास्टल इंटेंसिव फैक्टर इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, अवशोषण में, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 के अवशोषण में सहायक होता है कास्टल इंटेंसिव फैक्टर। अब बच्चों नेक्स्ट है दिस वन इज पैंक्रियाटिक सिक्रीशन। हो गया सिक्रीशन। अब बच्चों इंटेस्टाइनल ग्लैंड, थर्ड ग्लैंड हमने बताया था इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। अब आ गया आंत्र ग्रंथियां, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड ये कहां पर होती हैं बच्चों? वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस वन इज प्रेजेंट इन वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत की दीवार में से होते हैं। वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन,
टाइम। बच्चों ये पॉइंट हो गया। अब उसके बाद इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये दो टाइप के हैं, बार बार हम बताते जा रहे थे। एक तो क्रिप्स ऑफ लिबरपून और एक ब्रूनर ग्लैंड। फर्स्ट है क्रिप्स ऑफ लिबरपून, CRYPTS, क्रिप्स ऑफ LIEBERKUHN, क्रिप्स ऑफ लिबरपून कहते हैं, क्रिप्स ऑफ लिबरपून। और दूसरा है जो ब्रूनर्स ग्लैंड, ये आपको ध्यान रखना है, आंत्र ग्रंथियों के दो पार्ट, ब्रूनर्स ग्लैंड, आंत्र ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, एक क्रिप्स ऑफ लिबरपून, दूसरा ब्रूनर्स ग्लैंड। अब क्रिप्स ऑफ लिबरपून, यहाँ पर खासतौर से दो टाइप की सेल होती है। दिस वन इज सेल्स जिससे हार्मोन या एंजाइम सिक्रेट होता है। दिस वन इज पेनिथ सेल। अब देखिए एक यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेनिथ सेल कहाँ मिलती है? PANETH, पेनिथ सेल। सेकेंड है अर्जेंटिफिन सेल, यहाँ पर ARGENTAFFIN, अर्जेंटिफिन सेल। और तीसरा है बच्चों यहाँ पर, इसको कहते हैं गॉबलेट सेल। तीन टाइप की सेल होती है क्रिप्स ऑफ लिबरपून में, पेनिथ सेल, अर्जेंटिफिन सेल एंड गॉबलेट सेल। अब यहाँ पर पेनिथ सेल, इसको कहते हैं जाइमोजन सेल, और दूसरा नाम ZYMOGEN, जाइमोजन सेल भी कहते हैं इसको। पेनिथ सेल को जाइमोजन सेल। दिस वन इज, इससे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट होता है, इसमें एंजाइम होते हैं। अब आपको याद होगा इंटेस्टाइन में कौन सा एंजाइम जो कार्बो डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड बदलते हैं। जैसे यहाँ पर एक हो गया बच्चों माल्टेस, कॉमा हो गया सुक्रेस, फिर हो गया लैक्टेस, फिर हो गया आइसोमाल्टेस। ये सब एंजाइम डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड बदलते हैं। माल्टेस माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, सुक्रेज ग्लूकोज और फ्रक्टोज बदलता है, लैक्टेस ग्लूकोज गैलेक्टोज बदलता है, आइसोमाल्टेज ये माल्टोज को डेक्स्ट्रिन में बदलता है। ये तीन चार मुख्य एंजाइम होते हैं। फिर उसके बाद इससे सिक्रिटिन, नेक्स्ट है बच्चों अर्जेंटिफिन सेल। अर्जेंटिफिन सेल से जैसे हमने पीछे बताया था किसमें, ये अर्जेंटिफिन सेल उसमें भी मिलती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में भी, वहां पर भी ये हार्मोन सिक्रेट करती हैं, यहाँ पर भी ये हार्मोन सिक्रेट करती हैं। नंबर वन, फर्स्ट दिस सिक्रेट सिक्रेटिन हार्मोन, SECRETIN, सिक्रेटिन हार्मोन। ये वहां पर भी, जब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड में होती है वहां पर भी सिक्रेटिन हार्मोन सिक्रेट करती है, और जब ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है वहां पर भी सिक्रेटिन हार्मोन सिक्रेट करती है। फिर उसके बाद सीरोटोनिन, सेकेंड सब्सटेंस, SEROTONIN, सीरोटोनिन। इसका केमिकल नेचर है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टेमाइन, 5-HT कहते हैं। दूसरा फुल फॉर्म 5-हाइड्रोक्सी DROXY ट्रिप्टोमाइन, TRYPTO, ट्रिप्टेमाइन कहते हैं। 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टेमाइन इसको भी सिक्रेट करती है। सीरोटोनिन बच्चों एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, जब चोट लगती है तो ब्लड वेसल के डायमीटर को कम करता है, जिससे कि बहुत तेज ब्लड लॉस को रोका जा सके। कहीं पर चोट लग गई, हाथ या पैर किसी का कट गया, तो ये बड़ी ब्लड वेसल अगर ऐसी रहेगी तो इससे ज्यादा ब्लड लॉस होगा। सबसे पहले ये ब्लड वेसल के डायमीटर को कम कर देगा, जिससे ब्लड लॉस पहले की तुलना में कम होगा। और फिर यहाँ पर क्लॉटिंग की क्रिया होगी, क्लॉटिंग की क्रिया होते ही ब्लड लॉस रुक जाएगा। तो सीरोटोनिन ये डैमेज्ड ब्लड वेसल के डायमीटर को कम करता है, जिससे कि रैपिड ब्लड लॉस को रोका जा सके। ये सीरोटोनिन हो गया। मेरे क्या आ गया देखो। फिर उसके बाद नेक्स्ट है गॉबलेट सेल। दिस वन इज सिक्रीट म्यूकस, ये तो म्यूकस सिक्रीट करती है, पीछे भी इसमें पाया जाता था, यहाँ पर भी म्यूकस सिक्रीशन। तो बच्चों यहाँ पर क्रिप्स ऑफ लिबरपून में आपको ध्यान रखना है,
मेन एंजाइम माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, आइसोमाल्टेज। अब बच्चों सेकंड है ब्रूनर्स ग्लैंड। दिस वन इज ब्रूनर्स ग्लैंड। बच्चों कोई डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट नहीं करती, म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट। हियर इज म्यूकस, MUCOUS, म्यूकस, एंड बाइकार्बोनेट आयन ये सीक्रेट करती है, जो ये भी डाइजेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पर इंटेस्टाइनल ग्लैंड से इतना पार्ट है। खास तौर से जो मेन ग्लैंड है क्रिप्स ऑफ लिबर्टून है, और ब्रूनस ग्लैंड से तो केवल ग्लूकस सीक्रेट होता है। तो बच्चों यहाँ पर ये मेन ग्लैंड्स हमने बताई। आपको तीनों चीजें ध्यान रखनी है, सेलिब्री ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अब बच्चों नेक्स्ट है यहाँ पर, दिस वन इज हार्मोन एसोसिएटेड विद डाइजेशन। डाइजेशन से रिलेटेड हार्मोन। नेक्स्ट है, here is hormone related with digestion. Hormone and हार्मोन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, भोजन नली के हार्मोन। एलिमेंट्री कैनाल, भोजन नली के हार्मोन आपको ध्यान रखना बच्चों किस किस तरीके से। जैसे यहाँ पर माउथ कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ड्यूडिनम, द लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो सलाइवा का सिक्रीशन है, here is secretion of saliva, SECRETION, secretion of saliva, लार का स्राव बच्चों बाई रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा होता है। रिफ्लेक्स एक्शन, ये हम ना चाहते हुए भी ये लार स्रावित हो जाता है, चाहे भोजन की खुशबू से हो, चाहे खाने के टाइम हो, बर्तन के टकराने की आवाज हो, या कोई खटाई खा रहा हो, हमें पता लग गया खटाई खा रहा है तो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा सलाइवा सिक्रीट होने लगता है। कोई खाना खा रहा हो, हम वहां पर बैठे हैं फिर भी सलाइवा सिक्रीट हो जाता है। तो सलाइवा का सिक्रीशन होना, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। लेकिन ये जो सलाइवा वाला फूड बच्चों जब यहाँ पर स्टमक में आता है तो इस फूड को कहते हैं बच्चों, वन वर्ड है, दिस वन इज नोन एज बोलस। बोलस इज द फूड विच कंटेन टाइलिन। टाइलिन वाला भोजन जब ईसोफेगस से स्टमक में आएगा, दिस फूड इज कॉल्ड बोलस। अब बच्चों जैसे ही बोलस स्टमक में एंटर करता है तो स्टमक की दीवार में जो ग्लैंड लगी है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये स्टिमुलेट होती हैं। तो सबसे पहले वन हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको कहते हैं गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हार्मोन, ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है टू सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस, जिससे यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट हो रहा है। देखिए गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को प्रेरित कर रहा है। गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिक ग्लैंड पर कार्य करता है, ये वर्ड समझना है बच्चों आपको। फिर यहाँ पर भोजन में HCl मिक्स हो जाता है, तो HCl वाला भोजन जब यहाँ पर जाता है तो बच्चों इसको कहते हैं काइम। दिस वन इज CHYME, काइम कहते हैं। काइम इज द फूड विच कंटेन एसिड। काइम वह भोजन होता है जिसमें अम्ल उपस्थित होता है। बोलस वह भोजन होता है जिसमें लार उपस्थित होता है। फिर काइम जब यहाँ से नीचे की तरफ जाने लगता है तो सबसे पहले बच्चों ये पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है, क्योंकि इसके नीचे ये ग्लैंड है पेनक्रियाज। दिस वन इज पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करने के लिए इसके पास यहाँ पर दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं। बच्चों हार्मोन की बात कर रहे हैं, वन इज सिक्रेटिन, SECRETIN, सिक्रेटिन। सेकंड है जो पेनक्रियोजाइमिन, पेनक्रियोजाइमिन। सिक्रेटिन एंड पेनक्रियोजाइमिन दो हार्मोन पेनक्रियाज के सिक्रीशन को प्रेरित करता है। सिक्रेटिन एंड पेनक्रियोजाइमिन पेनक्रियाज से हार्मोन के सिक्रीशन को प्रेरित करता है। फिर यहाँ पर लिवर होता है। सपोज यहाँ पर टू लोब स्ट्रक्चर है, दिस वन इज लिवर। लिवर से बाइल सिक्रेट होता है। बाइल पहले कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट यहाँ पर
इंटेस्टाइन में मिला दी जाती है। अब यहाँ पर जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर, दिस वन इज गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन के लिए इसको कहते हैं कॉलीसिस्टोकाइनिन, CCK। ये है, इसको कहते हैं CHOLECYSTO, कॉलीसिस्टो, KININ, कॉलीसिस्टोकाइनिन। ये हार्मोन क्या करते हैं, ये गॉल ब्लैडर को संकुचित करता है। गॉल ब्लैडर के संकुचित होने से यहाँ पर बाइल यहाँ पर सिक्रेट होकर यहाँ पर चला जाता है, और बाइल क्या करता है कि इंटेस्टाइन में क्षारीय माध्यम बनाता है और वसा के पाचन और अवशोषण में हेल्प करता है। तो बच्चों यहाँ तक के हार्मोन आपको पता लगे। अब यहाँ पर कुछ हार्मोन इंटेस्टाइन की जो ग्लैंड होती है इसके सिकुड़ने को भी प्रेरित करते हैं, जिससे इंटेस्टाइनल जूस यहाँ पर आता है। एक विलिक्राइनिन है, ये अभी यहाँ पर आएंगे मैटर में। फर्स्ट वन, अब हार्मोन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, नंबर 1, फर्स्ट हार्मोन, दिस वन इज हार्मोन। फर्स्ट हार्मोन इसको कहते हैं बच्चों गैस्ट्रिन, TRIN, गैस्ट्रिन। ये कहां से सिक्रेट होता है, वॉल ऑफ स्टमक, आमाशय की दीवार से, यहां पर से। अब सेकंड कॉलम आएगा सोर्स, इसको कहते हैं स्रोत, वॉल ऑफ स्टमक, आमाशय की दीवार से। और यहां पर आएगा बच्चों फंक्शन, क्या काम करता है ये हार्मोन, ये आंत्र ग्रंथियों से आंत्र रस के स्राव को प्रेरित करता है। स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस फ्रॉम द ग्लैंड, दिस वन इज स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस के स्राव को प्रेरित करता है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इनसे गैस्ट्रिक जूस के स्राव को प्रेरित कर रहा है गैस्ट्रिन हार्मोन। यहां पर आ गया स्टिमुलेट, MULAT, सिक्रीशन, CRETI, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस आमाशय रस के स्राव को प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन बच्चों, ये वर्ड आपको याद रखना है, गैस्ट्रिन हार्मोन। ये क्या कर रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के स्राव को प्रेरित कर रहा है। अब सेकंड हार्मोन है, दिस वन इज सिक्रेटिन, हियर इज SECRETIN, सिक्रेटिन। ये सबसे पहला हार्मोन है बच्चों, जब एंडोक्राइन पढ़ेंगे तो उसका सबसे फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड, सबसे पहला खोज किया गया हार्मोन अगर कोई पूछे तो आपका आंसर है सिक्रेटिन। और सिक्रेटिन, दिस वन इज, ये इंटेस्टाइन की वॉल से सिक्रेट होता है, दिस वन इज वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, आंत्र की दीवार से सिक्रेट होता है। और ये क्या काम करता है, ये दोनों पैनक्रियास, पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रेशन को प्रेरित कर रहे हैं। थर्ड, उनका फंक्शन एक साथ आएगा, पैनक्रियो, CREO, ZYMIN, पैनक्रियोजाइमिन, ये भी वॉल ऑफ इंटेस्टाइन से सिक्रेट होता है। और ये दोनों हार्मोन, ये जो है दोनों हार्मोन, ये पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को प्रेरित कर रहे हैं। दिस वन इज पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को प्रेरित करते हैं। स्टिमुलेट, दिस वन इज, यहां पर आ गया सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस ऊपर वाले में है, यहां पर आ गया सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, PNCREATIC, अग्नाशयी रस के स्राव को प्रेरित करते हैं। ये दोनों हार्मोन सिक्रेटिन और पैनक्रियोजाइमिन। थर्ड हार्मोन कॉलीसिस्टोकाइनिन, CCK, CHOLECYSTO, कॉलीसिस्टोकाइनिन, इसको कहते हैं CCK, कॉलीसिस्टोकाइनिन। ये भी बच्चों सिक्रेशन होता है वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। और ये क्या करता है बच्चों, रिलीज ऑफ बाइल जूस, गॉल ब्लैडर को संकुचित करके बाइल जूस के स्राव को प्रेरित करता है।
यहां पर इसका फंक्शन सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस, SECRT, सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस, पित्त रस के स्राव को प्रेरित करता है। कॉलिसिस्टोकाइनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है बच्चों। अभी तक डाइजेशन के दौरान हम एंजाइम पढ़ रहे थे, अब ये हार्मोन वाला पार्ट चल रहा है कि भोजन नली से संबंधित कौन कौन से हार्मोन होते हैं। माउथ कैविटी में कोई हार्मोन स्रावित नहीं होता, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि माउथ कैविटी में जो लार ग्रंथि होती है वो प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा लार का स्राव करती है। लेकिन उसके नीचे स्टमक में भी, इंटेस्टाइन में भी सारे के सारे स्राव हार्मोन की प्रेजेंस में होते हैं। कॉलिसिस्टोकाइनिन के बाद नेक्स्ट है जो इंटीरोक्राइनिन, फिफ्थ है इंटीरो, TROCRININ, इंटीरोक्राइनिन, ये भी बच्चों एक हार्मोन है। इंटीरोक्राइनिन, दिस वन इज इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की वॉल से सिक्रेट होता है। फिर उसके बाद इंटेस्टाइनल जूस फ्रॉम इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये क्या करता है, आंत्र ग्रंथियों से आंत्र रस के स्राव को प्रेरित करता है। दिस वन इज सिक्रीशन, सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, आंत्र रस, इंटेस्टाइनल जूस आंत्र रस के स्राव को प्रेरित करता है। इंटेस्टाइनल जूस के स्राव को प्रेरित कर रहा है इंटीरोक्राइनिन, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद इंटीरोगेस्ट्रॉन, सिक्स हार्मोन, ENTRO, इंटीरो, GASTRON, इंटीरोगेस्ट्रॉन, इंटीरोक्राइनिन और इंटीरोगेस्ट्रॉन वॉल ऑफ ड्यूडिनम इनहिबिट द गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन, ये है वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, ये अपोजिट काम कर रहा है। इंटीरोगेस्ट्रॉन जो यहाँ पर सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस था, गैस्ट्रिक जूस के स्राव को ये बढ़ाता है, तो ये कम करता है, ये इस एक दूसरे के एंटेगोनिस्टिक फंक्शन है। ये यहाँ पर स्राव को बढ़ा रहा है और ये स्राव को घटा रहा है बच्चों, इस टाइप से। दिस वन इज इंटीरोगेस्ट्रॉन इनहिबिट द गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन, ये रोकता है, इनहिबिट रोकना, इन HIBIT, इनहिबिट, गैस्ट्रिक TRIC, जूस सिक्रीशन, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को घटाता है। देखिए कितने इंपॉर्टेंट हार्मोन है, गैस्ट्रिन और इंटीरोगेस्ट्रॉन, देखो दोनों लगभग नाम समान है, गैस्ट्रिन इंटीरोगेस्ट्रॉन है, गैस्ट्रॉन घटाता है, गैस्ट्रिन बढ़ाता है, इसके स्राव को, गैस्ट्रिक जूस के स्राव को। अब फिर उसके बाद ड्यूओक्राइनिन, सेवंथ हार्मोन, DUOCRININ, ड्यूओक्राइनिन, दिस वन इज वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, आंत्र की दीवार से, म्यूकस फ्रॉम ब्रूनर्स ग्लैंड, अब ये ब्रूनर ग्लैंड के स्राव को बढ़ाता है। दिस वन इज सिक्रीशन, सिक्रीशन ऑफ ब्रूनर ग्लैंड, BRUNNERS, ब्रूनर्स ग्लैंड। हालांकि हमने बताया था ब्रूनर ग्लैंड से कोई एंजाइम सिक्रेट नहीं हो रहा है, हमने दो टाइप की ग्लैंड, क्रिप्स और लीवर कौन से ज्यादा था, ब्रूनर से खाली म्यूकस था। यहाँ पर हमने लिख दिया सिक्रीशन ऑफ ब्रूनर ग्लैंड, या सिंपली आप लिख सकते हैं सिक्रीशन ऑफ म्यूकस फ्रॉम ब्रूनर ग्लैंड। तो ब्रूनर ग्लैंड में कौन सा हार्मोन काम कर रहा है, ड्यूओक्राइनिन, जबकि इंटेस्टाइनल ग्लैंड में ये काम कर रहा है इंटीरोक्राइनिन, इंटेस्टाइनल जूस के स्राव को इंटीरोक्राइनिन और खाली ब्रूनर ग्लैंड के स्राव को ड्यूओक्राइनिन। दोनों वर्ड बच्चों क्लियर रखने। एक है बच्चों विलिकाइनिन, लास्ट, दिस वन इज विलिकाइनिन, VILIKININ, विलिकाइनिन। विलिकाइनिन आपको पता है इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, सरफेस ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, उसमें ये विलाई पर काम करता है, इसलिए विलिकाइनिन इसका नाम है। विलिकाइनिन, दिस वन इज इंक्रीज मूवमेंट ऑफ विलाई,
विलाई के मूवमेंट को बढ़ाता है जिससे कि एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। दिस वन इज इंक्रीज मूवमेंट ऑफ विलाई, इंक्रीज बढ़ाता है, मूवमेंट MOVEMENT मूवमेंट ऑफ विलाई, विलाई के गमन को बढ़ाता है, सो दैट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज, जिससे अवशोषण की दर बढ़ जाए। तो हमारी भोजन नली से में 8 हार्मोन सिक्रिएट होते हैं बच्चों, इनको एंजाइम नहीं बोलना है आपको, जो हमारे पाचन तंत्र को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। मोटे मोटे आइडिया से आपने समझ लिया कि यहाँ पर स्टमक गैस्ट्रिक जूस के स्राव को कौन प्रेरित करता है, गैस्ट्रिन, और कौन कम करता है, इंटीरोगेस्ट्रॉन कम करता है। बढ़ाता कौन है, गैस्ट्रिन, घटाता कौन है, इंटीरोगेस्ट्रॉन। थियोक्राइनिन एक हार्मोन है जो ब्रूनर ग्लैंड के स्राव को बढ़ाता है, थियोक्राइनिन एक हार्मोन है जो ब्रूनर ग्लैंड के सीक्रेशन को बढ़ाता है। फिर इंटेरोगेस्ट्रॉन हो गया, इंटेरोक्राइनिन आंत्र ग्रंथियों के स्राव को बढ़ाता है, आंत्र ग्रंथियां से आंत्र रस निकलता है, उसके स्राव को बढ़ाता है। कोलेसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर को सिकोड़ करके बाइल जूस के स्राव को बढ़ाता है। सिक्रेटिन और पेंक्रियोजाइमिन ये पेंक्रियाटिक जूस के स्राव को बढ़ाते हैं, पेंक्रियास से जो भी सिक्रेशन निकलता है उसको बढ़ाते हैं। गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक ग्लैंड के स्राव को बढ़ाता है। ये 8 हार्मोन हैं और इनका जो मेन फंक्शन है वो यहाँ पर आपको समझना है। अब बच्चों इस प्रकार से अब डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। 3 का डाइजेशन और फिर किस टाइप से एब्जॉर्प्शन होता है। फिर बच्चों नेक्स्ट है, दिस वन इज रिस्पिरेशन। डाइजेशन के बाद अगला चैप्टर आता है रिस्पिरेशन, श्वसन। हियर इज रेस्पाइरेशन। रेस्पिरेशन मीन्स होता है बच्चों, दिस वन इज ब्रीथिंग प्लस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ब्रीथिंग माने सांस लेना, BREATHING, ब्रीथिंग प्लस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, भोजन का ऑक्सीकरण करना। ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग CO2, ऑक्सीजन को लेना, CO2 को छोड़ना, इसको कहते हैं सांस लेना। ऑक्सीजन को लेना, CO2 को छोड़ना, फिर ली गई ऑक्सीजन जब भोजन के ऑक्सीकरण में खर्च होती है, ऑक्सीकरण मतलब हमें ऊर्जा मिलती है, इन दोनों प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। श्वसन वह क्रिया है जो सांस लेने के दौरान ली गई ऑक्सीजन से भोजन का ऑक्सीकरण करता है। क्योंकि बच्चों बेसिक पर्पज है एनर्जी बनाना, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी एनर्जी पर डिपेंड है। हमें रोज की एक्टिविटी के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी किससे मिलेगी, रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लगातार ब्रीथिंग करते हैं और वो जो ऑक्सीजन है उसी से भोजन का ऑक्सीकरण होता है, चाहे ग्लाइकोलिसिस हो, क्रेब्स साइकिल हो, सब में हालांकि 1-2 एनारोबिक प्रोसेस भी है, और बाकी क्रेब्स साइकिल तो एरोबिक प्रोसेस है, बिना ऑक्सीजन के होती नहीं है, और वहीं पर ATP बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि वहां पर ATP ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो बच्चों दिस वन इज ब्रीथिंग, ब्रीथिंग प्लस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब आ गया बच्चों ब्रीथिंग, सांस लेना किसे कहते हैं, टेकिंग इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेना, टेकिंग इन ऑक्सीजन, एंड रिलीजिंग CO2, और CO2 को मुक्त करना, LEASING, रिलीजिंग ऑफ CO2, CO2 को मुक्त करना, इसको कहते हैं जो ब्रीथिंग। टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग CO2, CO2 को मुक्त करना, इसे ब्रीथिंग कहते हैं। फिर हो गया बच्चों ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स होता है व्हेन ली गई ऑक्सीजन, दिस वन इज टेकन इन ऑक्सीजन, inspired oxygen when used in the oxidation of food. ली गई ऑक्सीजन means inspired oxygen used to produce energy. Produce energy. ली गई ऑक्सीजन से जब ऊर्जा उत्पन्न होती है
इसको कहते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ली गई ऑक्सीजन से ऊर्जा उत्पन्न करना, और यही ऊर्जा पूरी बॉडी के लिए जरूरी है, ये डेली की एक्टिविटी के लिए जरूरी है। अगर ऊर्जा नहीं होगी तो बच्चों कोई काम नहीं होगा। इसी ऊर्जा के लिए हम फूड खाते हैं, फूड खाएंगे, लेकिन जब तक उसका ऑक्सीकरण होगा वो फूड बेकार है। उस फूड का ऑक्सीकरण हमें किसके प्रेजेंस में होना है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस, इसलिए हमें सांस लेना भी जरूरी है। तो दोनों काम जरूरी हैं। जब ऑक्सीजन लेंगे हम और भोजन करेंगे, उस भोजन का ऑक्सीकरण होगा, तब हमें ऊर्जा मिलेगी। और पूरा जीवन इसी ऊर्जा के लिए डिपेंड है। इसी ऊर्जा के लिए बच्चों हम लोग भोजन करते हैं, और अच्छे रहन सहन और भोजन के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, नौकरी लगते हैं। टोटल पर्पज है बच्चों टू ऑब्टेन एनर्जी, एनर्जी को प्राप्त करना। तो बच्चों यहाँ पर दिस वन इज, अब बच्चों रिस्पिरेशन, दिस वन इज ऑफ टू टाइप, काइंड्स ऑफ रिस्पिरेशन, श्वसन के प्रकार, काइंड्स ऑफ रिस्पिरेशन। श्वसन दो प्रकार का होता है। वन इज एरोबिक रिस्पिरेशन, AEROBIC, एरोबिक रिस्पिरेशन, YBS श्वसन। सेकंड होता है एनारोबिक रिस्पिरेशन, ANAEROBIC, एनारोबिक रिस्पिरेशन, अनाक्षी श्वसन कहते हैं। एक आक्षी श्वसन, सेकंड अनाक्षी श्वसन। एरोबिक रिस्पिरेशन, वायवीय श्वसन, आक्षी श्वसन। अब व्हेन रिस्पिरेशन, जब श्वसन की क्रिया, व्हेन रिस्पिरेशन टेक प्लेस, जब श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो इसे एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। और यहाँ पर श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, वहां पर अनुपस्थिति आपको बताना है। एनारोबिक, एरोबिक, in presence of oxygen, aerobic respiration, this one is। अब दूसरा पॉइंट, ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। ग्लूकोज इज कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, PLETLY, ऑक्सीडाइज्ड, पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत हो जाता है। यहाँ पर ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता, ग्लूकोज से एक पदार्थ बनता है, यहाँ पर तो CO2 और वाटर बन जाता है, पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत हो जाता है। ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, CO2 and water, completely oxidized into CO2 and water, CO2 और वाटर में टूट जाता है, CO2 plus water। So large amount of energy produced, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये है बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये किसमें होता है, मोस्ट एनिमल, अधिकतर एनिमल में, नॉन कॉर्डेट, कॉर्डेट, सभी जंतुओं में। दिस वन इज एज फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी ऑफ एनिमल, अधिकतर जंतुओं में, ऑफ एनिमल, सारे नॉन कॉर्डेट में, सारे कॉर्डेट में, ये कुछ जंतुओं में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एंडोपैरासाइट में होगा, वायरस, बैक्टीरिया, इन जंतुओं में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ये अधिकतर जंतुओं में होता है। अब यहाँ पर इसका दिस वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया। Here is C6H12O6 plus 6 oxygen, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर, ये हो गया बच्चों। ग्लूकोज पूर्ण रूप से दो भागों में टूट गया, कोई पदार्थ नहीं बना, प्लस हो गया दिस वन इज 686 किलो कैलोरी एनर्जी प्लस 6
686 किलो कैलोरी एनर्जी, इतनी एनर्जी बनी बच्चों उसमें, 646 किलो कैलोरी के एनर्जी, 646 किलो कैलोरी एनर्जी। और अगर एटीपी के फॉर्म में बोलेंगे तो 38 एटीपी। अगर ये नहीं लिखना चाह रहे हैं तो प्लस 38 एटीपी, 38 एटीपी बनते हैं, या 686 किलो कैलोरी पर मोलिक्यूल एनर्जी। ये तो हो गया बच्चों एरोबिक रिस्पिरेशन। अब है सेकंड एनारोबिक रिस्पिरेशन। अब एनारोबिक में यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है और पूर्ण रूप से अपघटित नहीं होता, कोई न कोई पदार्थ बनता है, उसको कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। सेकेंड एनारोबिक, AEROBIC, एनारोबिक respiration. First point, it occurs in absence of oxygen. It occurs in absence of oxygen. यह श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। इन absence of oxygen, but CO2 is given out, लेकिन इसमें CO2 जरूर बनती है। CO2 is given out, CO2 मुक्त होती है। एक पॉइंट हो गया, यहाँ पर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ पर हो गया इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज था यहाँ पर एरोबिक में, यहाँ पर हो गया ग्लूकोज पार्शियली, आंशिक रूप से, पार्शियली ऑक्सीडाइज। ग्लूकोज का आंशिक अपघटन होता है, वहां पर पूर्ण अपघटन होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यहाँ पर आंशिक ऑक्सीकरण है। ग्लूकोज इज पार्शियली ऑक्सीडाइज so that less energy is produced. So less energy is produced, जिससे कम ऊर्जा बनती है। Less energy is produced. यहाँ पर ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीकरण होता है, जिससे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन दो जगह होता है बच्चों। फर्स्ट होता है नंबर 1A, इसको कहते हैं फर्मेंटेशन इन ईस्ट। ईस्ट में किण्वन की क्रिया, फर्मेंटेशन इन ईस्ट, ईस्ट में किण्वन की क्रिया, ये अनाक्षी श्वसन का एक एग्जाम्पल है। फर्मेंटेशन इन ईस्ट, दिस वन इज ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल में बदलता है, C6H12O6। अब यहाँ पर बच्चों ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। अब यहाँ पर आ गया 2C2H5OH, इथाइल अल्कोहल बना, प्लस 2CO2, CO2 जरूर मुक्त होती है, ये हमने बताया था, प्लस यहाँ पर एनर्जी बनी 50 किलो कैलोरी। यहाँ पर 50 किलो कैलोरी पर मोलिक्यूल ऊर्जा बनी। यहाँ पर देखिए 686 किलो कैलोरी बनी और यहाँ पर केवल 50 किलो कैलोरी एनर्जी बनी। ये तो हो गया बच्चों फर्मेंटेशन इन ईस्ट। फिर उसके बाद दूसरा वाला है इसमें, दिस वन इज ग्लाइकोलिसिस इन स्केलेटल मसल। कंकाली पेशियों में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया, उससे क्या बनता है बच्चों? उससे बनता है दिस वन इज लैक्टिक एसिड। ग्लाइकोलिसिस इन ईस्ट, लैक्टिक एसिड। सेकेंड पॉइंट, दिस वन इज ग्लाइकोलाइसिस इन स्केलेटल मसल, SKELETON, स्केलेटल मसल, कंकाली पेशियों में यह हो गया ग्लाइकोलिसिस की क्रिया, स्केलेटल मसल। अब यहां पर दिस वन इज इट प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, यहां पर आ गया प्रोड्यूस, हियर इज LACTIC, लैक्टिक एसिड,
इससे लैक्टिक एसिड बनता है, और यहाँ पर इससे इथाइल अल्कोहल बन रहा है, यहाँ पर लैक्टिक एसिड बनेगा। अब C6H12O6, C6H12O6, फिर आ गया बच्चों लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला। लैक्टिक एसिड में आ गया CH3CHOH, CH3CH ब्रैकेट में OH, CH3CH ब्रैकेट में OH, COH। दिस वन इज लैक्टिक एसिड प्लस, अब बन गई एनर्जी। दिस वन इज 36 किलो कैलोरी पर मोलिक्यूल, 36 किलो कैलोरी पर मोलिक्यूल। ये बच्चों एनर्जी बन गई। इतनी कम ऊर्जा बन रही है, यहाँ पर 50 बनी, जबकि एरोबिक में तो 686 बन रही है। तो ये एनारोबिक रिस्पिरेशन के दो पार्ट है बच्चों। एनारोबिक रिस्पिरेशन किसे कहते हैं? जब रिस्पिरेशन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है लेकिन CO2 बनता है। एनारोबिक के दो बेस्ट एग्जांपल ईस्ट में किंडोल की क्रिया फर्मेंटेशन इन ईस्ट हो गया। यहाँ पर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से इथाइल अल्कोहल बना, ये हो गया इथाइल अल्कोहल, एंड दिस वन इज ग्लूकोज। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से इथाइल अल्कोहल, और यहाँ पर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से लैक्टिक एसिड, दिस वन इज ग्लूकोज चेंज इनटू लैक्टिक एसिड। नो ऑक्सीजन इज यूज्ड, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं जुड़ रही है, जबकि एरोबिक रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन जुड़ती है। तो बच्चों ये दो मेन टाइप के रिस्पिरेशन है, टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन। जैसे हमने डाइजेशन में बताया था, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर। जब पाचन की क्रिया कोशिका में होती है इंट्रासेलुलर, जैसे अमीबा में पाचन, पैरामीशियम में पाचन और स्पंज में पाचन। जब पाचन की क्रिया भोजन नली में होती है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इसी टाइप से रिस्पिरेशन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है एरोबिक रिस्पिरेशन, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है एनारोबिक रिस्पिरेशन। एनारोबिक रिस्पिरेशन के दो पार्ट, फर्मेंटेशन इन ईस्ट और दूसरा ग्लाइकोलिसिस इन स्केलेटन मसल, कंकाली पेशियों में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया। एक ग्लाइकोलिसिस तो शरीर के हर सेल में होता है जिसमें ग्लूकोज से पायरुक एसिड बनता है, और ये है मसल सेल में होने वाली। हम लगातार एक्सरसाइज करते हैं, भागते हैं, तो हमें थकावट क्यों लगती है बच्चों? ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, इसलिए हमें फटीग होती है, थकावट का एहसास होता है। तो बच्चों ये दो टाइप के रिस्पिरेशन। अब बच्चों यहाँ पर आता है, नेक्स्ट है फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पिरेशन, श्वसन की क्रिया विधि। हियर इज फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पिरेशन, श्वसन की क्रिया विधि। फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पिरेशन को चार भागों में बांटा गया। फर्स्ट होता है बच्चों गैसेस एक्सचेंज, SEOUS, गैसेस एक्सचेंज। गैस का आदान प्रदान कहाँ पर होता है? दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैसे ले जाया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तीसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा है बेसिक पर्पज ऑफ रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन का मुख्य उद्देश्य ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा बनाना। दिस वन इज, इसको कहते हैं बच्चों इंटरनल रिस्पिरेशन कहते हैं। ये चार मेथड है बच्चों श्वसन की क्रियाविधि के। गैसेस एक्सचेंज आपको पता है कहाँ पर होता है बच्चों? यहाँ ध्यान रखना है, हर लंग्स में इस टाइप से स्मॉल चैम्बर होते हैं बच्चों, लंग्स के अंदर, पूरे लंग्स में फैले हुए। कभी आपने अगर बकरे का लंग्स देखा हो अंदर से, इस टाइप से छोटे छोटे चैम्बर, एल्वियोलाई कहते हैं, पोटिकाई कहते हैं, एल्वियोलाई। सबसे पहले गैस लंग्स में आती है यहाँ पर, फिर जाती है एल्वियोलाई के अंदर, और एल्वियोलाई के सरफेस पर रुधिर कैपिलरी का जाल होता है जो ये ब्लड कैपिलरी है, बहुत पतली वॉल की ब्लड कैपिलरी। इनमें से ये पूरी बॉडी से जुड़ी होती है।
इनमें से पूरी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है वो यहाँ से लंग्स में चला जाता है, और यहाँ की जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से यहाँ चली जाती है। तो गैस का आदान प्रदान बच्चों एल्वियोलर ब्लड कैपिलरी, वर्ड समझना है आपको, एल्वियोलर ब्लड कैपिलरी, एल्वियोलर की रुधिर वाहिनी एंड एल्वियोलर एयर के बीच, एल्वियोलर ब्लड कैपिलरी एंड एल्वियोलर एयर, ये एल्वियोलाई है, इसके अंदर एयर भरी है और उसकी सरफेस पर एल्वियोलर ब्लड कैपिलरी है। उन दोनों के बीच गैस का आदान प्रदान होता है। तो गैस का आदान प्रदान कहाँ पर होता है? एल्वियोलर ब्लड कैपिलरी एंड एल्वियोलर एयर के बीच। अब होता कैसे है बच्चों, ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर बाहर 760 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। प्रेशर ये किसके द्वारा बनाया जाता है? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अदर गैसेस दिस वन इज 1%। 760 में सबसे ज्यादा रोल तो नाइट्रोजन का होता है, लेकिन नाइट्रोजन रेस्पिरेटरी गैस नहीं है। यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दो मेन श्वसन गैसेस है। इनमें से 760 में इनका कितना रोल है और इसका कितना रोल है? जो इसका रोल निकलेगा उसको कहते हैं बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, PPO2 कहते हैं इसको, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि यह चार गैस है कुल मिलाकर के 760 मिलीमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना रहे हैं। 760 मिलीमीटर Hg मरकरी। अब इनमें सबसे ज्यादा रोल तो ऑटोमेटिकली है जो डेफिनेटली है नाइट्रोजन का होगा, लेकिन हमें नाइट्रोजन से मतलब नहीं है, हमें तो मुख्य गैस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से है। ऑक्सीजन का कितना रोल है बच्चों? ऑक्सीजन दिस वन इज 21%, 21 into 760 अपॉन 100 करके आना है। दिस वन इज 159.6 करीब आता है, हम इसको बोलते हैं 160 मिलीमीटर Hg। देखिए 760 में ऑक्सीजन का कुल प्रेशर है 160, तो ऑक्सीजन के प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहेंगे। अब ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर PpCO2 होता है, तो यहाँ पर 0.03 into 760 अपॉन 100, अब आ गया बच्चों 0.3 मिलीमीटर Hg, ये कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर। तो बच्चों जो गैस यहाँ पर जा रही है वायुमंडल से, यहाँ पर PPO2 ये हो गया 160 और PpCO2 ये हो गया 0.3। अब लंग्स के अंदर घुसी गैस, लंग्स में छोटे छोटे चैम्बर होते हैं, इन चैम्बर में यहाँ पर PPO2 ये हो जाता है बच्चों 100। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम भाग बनाती है। एल्वियोलर एयर के अंदर ऑक्सीजन ओनली दिस वन इज 13%, केवल 13% ऑक्सीजन होती है, क्योंकि हम तो सांस ले रहे हैं बच्चों, उसमें नाइट्रोजन भी आएगी, दूसरी गैसेस भी आएंगी, ऑक्सीजन उसमें केवल 13% है, तो PPO2 100 हो जाता है। और जो हमारे टिश्यू हैं, हमारे ऊतक हैं, वहां पर PPO2 होता है जो 40। इसलिए गैसेस हमेशा हाई प्रेशर से यहाँ पर आएंगे लंग्स में, लंग्स से हमारे ऊतक में चली आती है। गैसेस का परासरण अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ होता है। हम हल्के में भी सांस लें, तुरंत हमारे नाक से ऑक्सीजन लंग्स में जाएगी, लंग्स से फिर टिश्यू में चली जाती है। और टिश्यू में मेटाबॉलिक एक्टिविटी हम एक्सरसाइज करते रहेंगे तो टिश्यू में ज्यादा CO2 बनती है, तो PpCO2 यहाँ पर होता है बच्चों 46, और यहाँ पर लंग्स में PpCO2 ये होता है बच्चों 40, और बाहर की तरफ PpCO2 0.3, तो 46 से 40 की तरफ, 40 से 0.3 की तरफ, इस टाइप से CO2 अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जा रही है। तो बच्चों यहाँ पर
इस टाइप से ये गैसेस एक्सचेंज आपको समझना है कहां पर हो रहा है और कितना कितना प्रेशर होता है। और फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, देखिए 97% ऑक्सीजन, दिस वन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन। 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। ओनली 3% बाय प्लाज्मा, 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट केवल प्लाज्मा के द्वारा होता है। अब हीमोग्लोबिन के द्वारा कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से जुड़ने की पावर सबसे ज्यादा होती है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ये Hb हीमोग्लोबिन फिर टूट करके हीमो ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है और हीमोग्लोबिन रिड्यूस्ड अवस्था में हो जाता है। कौन हो रहा है? चलो हो गया बच्चों, चलो तय करते हैं।